हेलो स्टूडेंट, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। होप कि बहुत ही अच्छे होंगे आप लोग। बच्चों, इस पैंडेमिक में जहाँ की काफ़ी दिनों से हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, टेंशन चल रहा है, इनके बीच एक अच्छा सा खबर आया है कि आज सीबीएसई का रिज़ल्ट आया क्लास 12th का। और बच्चों, 12th का इस बार का जो रिज़ल्ट है जो आज आया है वो कई सालों के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा है। बहुत ही अच्छा सीबीएसई रिज़ल्ट इस बार दी है। मतलब काफ़ी बच्चे खुश हैं और खुशी की बात है कि 88% स्टूडेंट इस बार क्वालिफाई कर गए। 12th बोर्ड क्वालिफाई नहीं, 12th बोर्ड पास हैं, क्लियर कर लिया उन्होंने 12th बोर्ड। बच्चों, शायद रीज़न ये होगा कि इस पैंडेमिक में हर कोई कहीं ना कहीं छोटे बड़े डिप्रेशन से चल रहा है और स्टूडेंट खास करके चल रहे हैं बच्चे। तो ये एक अच्छा सिंबल था, ये सेंटर ने बहुत अच्छा की है एक अच्छा सा रिजल्ट देकर। होप कि बच्चों इस साल का रिजल्ट अच्छा हुआ। ये आप नहीं सोचिएगा कि काश हम भी इस साल रहते तो हमारी भी रिजल्ट अच्छी होती। डोंट वरी बच्चों, नेक्स्ट ईयर जो रिजल्ट आने वाला है ना वो इस साल के कंपैरिजन में भी और अच्छा आने वाला है, राइट। क्योंकि आप बहुत खुशनसीब लोग हैं जिनके पास सिलेबस इतना कम है, काफ़ी कम शॉर्ट सिलेबस दिया गया और काफ़ी मार्क्स आएगा क्योंकि बच्चे पैंडेमिक सेशन से गुजर रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है नेक्स्ट ईयर। और भरोसा रखो बच्चों कि 100% रिजल्ट हम लोग करेंगे। और एक बात बता दूं कि वैसे कई सालों से क्वेश्चंस बोर्ड में एज इट इज़ आ रहे हैं मेरे खुद के, और पर इस साल कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन मैच कर गए थे जो हमने बच्चों को सजेस्ट किया था। और सजेस्ट 48 आवर्स पहले किया था। एक्चुअली 48 आवर्स पहले ही हम करते हैं बच्चों को सजेस्ट। तो इस बार मुझे लगता है कि 95 to 98% क्वेश्चंस मैच कर गए थे। शायद मैंने क्लास में बताया भी था उस वक्त जब पेपर चल रहा था। आप सभी से बताया भी था ये चीज़ कि बच्चों बोर्ड में इस साल पूछे गए सारे क्वेश्चंस हमारे सजेशन से, हमारे दिए गए क्वेश्चंस जो हमने फ्रेम किया था वो मैच कर गए। तो बच्चों ये बातों का एश्योरिटी हम आप लोगों सभी को देना चाहते हैं कि नेक्स्ट ईयर जो एग्ज़ाम होने वाला है, नेक्स्ट ईयर ना इससे भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैच करने वाले हैं। तो आप बेफिक्र, बिना किसी छोटे मोटे टेंशन का, आप बिंदास होकर तैयारी करें। जितना वक्त मिलेगा या जो भी वक्त है हमारे पास उसमें हम बेस्ट करने वाले हैं, राइट। बस भरोसा रखो बच्चों और बेस्ट करेंगे, ये हमारा आपसे वादा है, ठीक है। बस आप एंजॉय करके सेशन को एंजॉय करिए, ठीक है बच्चों। आज जो हम क्लास करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आज जो क्लास करने वाले हैं ये 12th बोर्ड में बोर्ड के बेसिस पर लास्ट लेक्चर है, बोर्ड के बेसिस पर, ठीक है। अगर बात करेंगे हम जेई मेंस की, एडवांस की, नीट की या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की, तो बच्चों उसके लिए जो हम लोग इंटरफेरेंस पढ़ रहे हैं उसमें YDAC ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक्स्ट्रा 3 से 4 लेक्चर आएगा, 4 लेक्चर 5 लेक्चर एक्स्ट्रा आएगा, तो आपका जेई और नीट दोनों ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बोर्ड का आज लास्ट क्लास है, 12th बोर्ड बेसिस या किसी भी बोर्ड के लिए आज का लेक्चर हमारा लास्ट लेक्चर है। इससे बाहर बोर्ड पूछ ही नहीं सकती और आपका हर एक बोर्ड लेवल का क्वेश्चंस हमारे आज के लेक्चर पे या इससे पहले के लेक्चर पे बेसिस पे सारा क्वेश्चंस बन जाएगा, ठीक है। क्लास के लास्ट में हम देखेंगे कुछ होमवर्क हम देंगे NCERT की, तो आपको वो करके आना है, करना है और मुझे बताना है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस NCERT के ऑलमोस्ट हम लोग आज टच कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर और लास्ट लेक्चर है बोर्ड बेसिस के लिए, राइट। रेडी, चलते हैं। ओके, हम YDAC को बहुत अच्छे से पढ़ने के बाद फाइनली फ्रिंजेस जो फॉर्मेशन हो रहा था ब्राइट डार्क का, इनके बाद हम आज इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ पढ़ रहे हैं, इंटेंसिटी का वेरिएशन पढ़ रहे हैं, राइट। ओके बच्चों, तो ये हो गया सोर्स, ये सोर्स है
S1 और S2 YDAC यंग्स डबल स्लिट, ये स्लिट कहते हैं इसे, स्लिट है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का। ये सोर्स है, सोर्स के ये सेंटर, इन सोर्स के बीच में मिड पॉइंट, उसका ये सेंटर स्क्रीन है एट ए डिस्टेंस D, कैपिटल D डिस्टेंस पर एक स्क्रीन हमने रखा, उसका यहां से ये जो है स्क्रीन का सेंटर है, इन दोनों के बीच से स्ट्रेट लाइन, ये सेंटर। तो यहां पे दोनों लाइट जब यहां पहुंचेगा यहां से और यहां से, तो इन दोनों लाइट के बीच पाथ डिफरेंस 0 होगा, सेम पाथ होगा यहां से यहां तक, क्योंकि ये सेंटर है ना, इसलिए। तो यहां पे जिस चीज का फॉर्मेशन होने वाला है वो ऑलरेडी हम लोग नोन है उन चीजों से, क्या, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मेशन होने वाला है यहां पे, एश्योर है हम लोग, या फिर सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। फाइन। सेंट्रल मैक्सिमा के बाद लाइट धीरे धीरे कम होते रहता है, होते धुंधला होते एक ऐसा पॉइंट आता है जहां पे एकदम से लाइट नहीं रहता है, उसे कहते हैं हम डार्क, और फर्स्ट डार्क, वहां पे फर्स्ट डार्क फ्रिंज का फॉर्मेशन होता है। बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा होता है। फिर लाइट बढ़ना स्टार्ट होता है, बढ़ते एक पॉइंट पे ये सबसे ब्राइट हो जाता है, उसे कहते हैं हम फर्स्ट ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट के बाद फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। बार बार बताने का कारण है, इसलिए हम बार बार बता रहे हैं, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मेशन होता है। फिर लाइट धुंधली पड़ने लगती है, पड़ते एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे लाइट बिल्कुल ही नहीं होती है, उसे कहते हैं फर्स्ट डार्क को ऑलरेडी आ चुका है, उसे कहते हैं सेकेंड डार्क फ्रिंज। फाइन। सेकेंड डार्क के बीच फिर से वही बातें, लाइट कम पड़ने लगती है, धुंधली होते एक ऐसा पॉइंट आता है, सॉरी यहाँ पे डार्क है ना, यहाँ से लाइट बढ़ने लगती है, बढ़ते एक पॉइंट आता है जहाँ पे एकदम से लाइट ज़्यादा होती है, उसे हम कहते हैं फर्स्ट ब्राइट हो गया, तो सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। ओके। सिमिलरली सेम थिंग जो अपर हाफ में हो रही है वो सेम थिंग नीचे में होती है, तो ये डार्क, तो इसे कहते हैं हम फर्स्ट डार्क, और ये कहेंगे हम क्या, फर्स्ट ब्राइट। सेम चीज नीचे बच्चों, और हाइट एकदम से सेम होता है, जितना हाइट ऊपर पे फर्स्ट ब्राइट का, सेकेंड ब्राइट का, फोर्थ ब्राइट का, nth ब्राइट का, सेम चीजें नीचे होती है, थर्ड ब्राइट के लिए, फिफ्थ ब्राइट के लिए एंड nth ब्राइट के लिए, सेम हाइट नीचे, सेम हाइट ऊपर, राइट। और ये बीच में कौन, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज या सेंट्रल मैक्सिमा। तो इसे हम क्या, मिनिमा कहें डार्क को, हाँ कह सकते हैं, फर्स्ट मिनिमा। तो इसे ब्राइट है तो फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक है। अगर इन दोनों की इंटेंसिटी सेम है, आई है, तो हमने देखा था कि आई मैक्सिमम कितना होता है, आई मैक्सिमम हो जाता है बच्चों 4i cos स्क्वायर 5/2, ये फाइनल फॉर्मूला आया था इंटेंसिटी का, और मैक्सिमम के लिए ये वैल्यू हो जाता है क्या, 1। तो आई मैक्सिमम का फॉर्मूला आता है कितना, 4i। तो यहाँ पे जो इंटेंसिटी, ये लाइट बढ़ते मैक्सिमम इंटेंसिटी आता है, ये होता है 4i। यहाँ भी 4i, यहाँ भी 4i, यहाँ भी 4i, यहाँ भी 4i, ठीक है। तो ये सबका इंटेंसिटी 4i होता है। देखो बच्चों, 4i और तुरंत ही बाद I0, मतलब यहाँ पे 4i है इंटेंसिटी बहुत ब्राइट, और यहाँ पे I0, तो बीच में क्या होगा, I3 होगा, 3i होगा, फिर 2i होगा, फिर i होगा, I/2 होगा, I/5 होगा एंड I0। मतलब इंटेंसिटी ऐसे जैसे ऊपर जाते हैं करने लगता है, घटने लगता है, फिर यहाँ 0 होने के बाद फिर इंटेंसिटी बढ़कर फिर 4i हो जाता है, फिर 4i से घटने लगता है, फिर I0 हो जाता है, फिर बढ़ते 4i हो जाता है, फिर इस तरह से एकदम से पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। ओके। इन चीजों को हम जानने के बाद, हम जो अब तक जाने हैं, ये यहां से यहां तक बच्चों, ये देखिए फर्स्ट डार्क और फर्स्ट डार्क, दो कंसेक्यूटिव डार्क के बीच का जो विड्थ होता है उसे हम फ्रिंज विड्थ कहते थे। तो ये हमारा यहां से लेकर यहां तक क्या है, फ्रिंज विड्थ। तो दूसरे इसको नोट करिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, हम यहां से यहां तक कहने वाले हैं क्या, बीटा, ब्राइट फ्रिंज, सॉरी फ्रिंज विड्थ बीटा, ठीक है। अब इस चीज को थोड़ा सा और ऑब्जर्वेशंस के लिए हम इसको अलग से बताते हैं, इतने ही चीजों का फोटो हम बनाएंगे, तो इसे मिटाना होगा बच्चों, इसे आप कॉपी कीजिए, हम मिटा के अब थोड़ा फ्रिंज विड्थ की हम बातें करेंगे, अच्छे से समझेंगे फ्रिंज विड्थ को, ठीक है।
ओके, थोड़ा सा इसी जगह चाहिए मुझे, तो यहाँ पे वो स्पेस अवेलेबल होगा। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल्स में जानेंगे फ्रिंज विड्थ को, और आपको फील करवाने की कोशिश करते हैं कैसे पैटर्न का इंटेंसिटी घटता है, फ्रिंज विड्थ घटता है और बढ़ता है, कोशिश करते हैं समझाने की। तो सेंट्रल को ही उठाते हैं, सेंटर को ही उठाते हैं। ये सेंटर हो गया, ये स्क्रीन दिख रहा है, हाँ थोड़ा सा इधर कर देंगे बच्चों, ये स्क्रीन, ये सेंटर, और यूं हो गया सेंट्रल। थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तो ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से आएगा। ये पहला फर्स्ट ब्राइट, ये वाला, इसका फोटो खींचे यहां से और यहां पे आके जूम कर दिए, राइट। तो हमने देखा कि यहां पे इंटेंसिटी 4 आई है और इसे हम सेंट्रल मैक्सिमा कहते थे, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज या सेंट्रल मैक्सिमा। ओके, यहां से यहां तक है बीटा, यहां से यहां तक क्या है बीटा, ये है बीटा। तो यहां से यहां तक क्या होगा, बीटा बाई 2, बीटा बाई 2, यहां से यहां तक होगा, राइट। जब यहां से यहां तक बीटा बाई 2 होगा बच्चों, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये कह सकते हैं बच्चों कि यहां पे जो है, यहां पे ओके, यहां पे ये फ्रिंज विड्थ यहां तक, यहां पर तो बहुत कम होगा, बीटा बाई 2 है तो यहां पे बीटा बाई 2 का बहुत कम पार्ट होगा, और इस पर इंटेंसिटी यहां है, इस पर इंटेंसिटी यहां है, और इस पर इंटेंसिटी यहां पे है, तो थोड़ा कम हो गया। तो यहां पर फ्रिंज विड्थ जो आ रहा है बच्चों, ये यहां से यहां तक, ये वाला फ्रिंज विड्थ, ये वाला फ्रिंज विड्थ, क्योंकि यहां तो नहीं एडजस्ट कर सकते इसलिए यहां पे एडजस्ट करके यहां से लिखाते हैं, ये हो जाता है बीटा बाई 6। सिमिलरली और कम करेंगे तो ये आता है इंटेंसिटी यहाँ पे इतना, और यहाँ पे इंटेंसिटी 4 आई, और यहाँ पर थोड़ा सा कम, और यहाँ पर इंटेंसिटी कम। यहाँ पे कितना हो जाएगा फ्रिंज विड्थ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो बीटा बाई 2 यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ तक बीटा बाई 3 मान लो बच्चों, ठीक है। बीटा देखो ना फ्रिंज विड्थ, ठीक है, यहाँ देखो देखो फ्रिंज विड्थ क्या होता है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है, ठीक है। उसी तरह यहां आके, यहां जब आएंगे तो ये हो जाएगा क्या, बीटा बाई, जब यहां से नहीं, जब यहां आ जाएंगे बच्चों तो ये हो जाएगा यहां बीटा बाई 6, फिर बीटा 3, बीटा बाई 3, फिर यहां पे कम होगा और भी कम होते होते यहां पे मान लो बीटा बाई 2 आ जाता है। ऑब्वियसली यहां से हम 0 माने हैं, यहाँ पे 0, तो थोड़ा सा उठे तो बीटा बाई 6 हो गया, थोड़ा सा और बढ़े तो बीटा बाई 3 हो गया, बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते बीटा बाई 2 आ गया यहाँ पे। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पे इंटेंसिटी देखो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी कितना 4 आई, फिर इंटेंसिटी कम होते गया होते गया होते गया, होते होते फ्रिंज विड्थ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ बीटा बाई 2, और सेम चीज़ अगर नीचे लेंगे तो नीचे भी इंटेंसिटी क्या होगा, घटते 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 इंटेंसिटी घटेगा, बीटा मतलब फ्रिंज विड्थ बढ़ेगा, फिर बीटा बाई 2 नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से फ्रिंज विड्थ में वेरिएशन आता है, समझ गए, ओके। तो फ्रिंज विड्थ को जानने के बाद अब हम लोग थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, इसको अच्छे से जान गए। हाँ बच्चों, फिर से एक बार याद दिला दूं कि अगर इसे हम बीटा फ्रिंज विड्थ क्या होता है फॉर्मूला, डी लैम्डा बाय डी, ये होता है ना फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला। जब डी लैम्डा बाय डी होता है तो अगर पानी में इस अपैरेटस को, इस पूरे एक्सपेरिमेंट को डुबा दें तो क्या फर्क पड़ता है, बीटा चेंजेस विद क्या, लैम्डा, लैम्डा क्या होगा, लैम्डा बीटा नया जो बीटा डैश हो जाएगा किसी मटेरियल में डुबाने के बाद, इमर्स करने के बाद, डी लैम्डा डैश बाय डी, और लैम्डा डैश क्या होगा, ओल्ड लैम्डा बाय म्यू। इस चीज़ का एनसीईआरटी में भी एक न्यूमेरिकल है, इस चीज़ को ध्यान से आप वो न्यूमेरिकल बनाएंगे, आज हम होमवर्क दे देंगे, ठीक है। तो अब हम न्यूमेरिकल कुछ स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट लें इस चैप्टर में, ठीक है, ओके। तो इसे मिटाना होगा, मिटाऊं, होप कि आप सभी ने नोट कर लिया होगा। तो शुरुआत करते हैं आज क्वेश्चन से, कैसे क्वेश्चन हम लोगों को करना है, ओके।
In YDAC, two slits are separated by 0.1 mm. Question. In YDAC, two slits are separated by 0.1 mm. 0.1 mm, and they are 0.5 meter away from the screen. Right? The wavelength of light is used. The wavelength of light is used 5000 angstrom. 5000 angstrom. जो वेवलेंथ यूज हो रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट, उसका वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रम. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेवंथ मैक्सिमा. फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सेवंथ मैक्सिमा एंड 11th मिनिमा. 11th मिनिमा ऑन अपर साइड. अपर साइड से समझ में आ गया सर. ठीक है. तो जब आप फिजिक्स की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, खास करके ऑप्टिक्स की, तो आपके अंदर विजुअलिटी क्लियर होनी चाहिए. आप क्वेश्चन के साथ ही आपके दिमाग में, आपके माइंड में उसका कॉन्सेप्ट आने लगे, उसका क्वेश्चंस देखते हुए वीडियो बनना स्टार्ट हो जाए. मतलब आपको जो अंदर वीडियो बना है वो आप तुरंत ही कॉपी में उतार दें. उस विजुअलिटी को, उस इमेजिनेशंस को आप कॉपी में उतारें. जैसे एग्जांपल, इन YDAC, सबसे पहले YDAC लिया और ये S1, ये S2 और इनके बीच का डिस्टेंस D. फिर थोड़ी देर बाद स्क्रीन होगा और यहाँ से सेंट्रल होगा. ठीक है, ओके. यहाँ से यहाँ तक D होगा. फिर टू स्लिट्स आर सेपरेटेड बाय 0.1 mm. इनके बीच दो स्लिट्स के जो D है वो D क्या है? D है 0. यहाँ लिखते हैं D दिया हुआ है 0.1 mm. 0.1 mm का मतलब हुआ कि 1/10 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर, मतलब 10⁻⁴ मीटर. ये D आ गया, इतना मीटर. एंड दे आर 0.5 मीटर अवे फ्रॉम द स्क्रीन. और ये जो है यहाँ से स्क्रीन से, ये स्क्रीन है 0.5 मीटर, मतलब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर है. मतलब कैपिटल D का वैल्यू जो है वो 0.5 मीटर है. ओके. द वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज यूज 5000 एंगस्ट्रम. जो मोनोक्रोमेटिक लाइट का वेवलेंथ दिया हुआ है वो है 5000 एंगस्ट्रम. और एंगस्ट्रम का मतलब होता है क्या बताओ? 10⁻10 मीटर. तो ये डिटेल्स है. 5000. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेवंथ मैक्सिमा एंड 11th मिनिमा. सबसे पहले सेवंथ मैक्सिमा, मतलब वो हाइट निकालना है यहाँ से जहाँ पे सेवंथ मैक्सिमा बने. सेवंथ मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंज. मैक्सिमा या ब्राइट फ्रिंज. तो हम जानते हैं कि ब्राइट फ्रिंज के लिए कंडीशन जो आता है, ब्राइट फ्रिंज के लिए जो हाइट आया था हमारे पास फॉर्मूला, वो आया था क्या? YN = ND λ/D. ये आया था हमारा हाइट निकालने के लिए सेंटर से ब्राइट फ्रिंज का. अब सेवंथ बोल रहा है तो सेवंथ के लिए N = 7, तो Y सेवंथ ब्राइट के लिए हो जाएगा 7D λ/D. फाइन.
फिर पूछा है, अब जान गए कि ये यहां से 7th मैक्सिमा कितने हाइट पर बन रहा है, तो 7 d लैम्डा बाय डी। ठीक है, दूसरा पूछा फिर 11th मिनिमा। अब यहां से हाइट निकालना है कि 11th मिनिमा कहां बन रहा होगा। तो 11th मिनिमा के लिए हम डार्क फ्रिंज यहां लिखते हैं। डार्क फ्रिंज के लिए जो फॉर्मूला आया था हाइट का, वो आया था yn इक्वल टू, जल्दी से आप बताएं, एकदम से याद रखना है, 2n-1 d लैम्डा बाय 2d। तो 11th मिनिमा का मतलब है n इक्वल टू 11 ना, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 11-1 d लैम्डा बाय 2d। ओके, क्या हो जाएगा, 11 2 जा 22 में 1 गया 21 d लैम्डा बाय 21 d लैम्डा बाय 2d। ये आ गया 11th मिनिमा। ठीक है, अब सवाल हमारा ये पूछा है कि फाइंड डिस्टेंस बिटवीन इनके 7th मैक्सिमा, इनके बीच और इनके बीच डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन 7th मैक्सिमा एंड 11th मिनिमा क्या हो जाएगा बच्चों, तो इनके बीच डिस्टेंस हो जाएगा y 7th मैक्सिमा माइनस 11th मिनिमा। मतलब जो हमारा आंसर आने वाला है, नहीं दिख रहा होगा, ध्यान से देख लें। अब नीचे नहीं दिख रहा है इसलिए हम लोग ऊपर नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर नोट करते हैं, क्वेश्चंस को मिटा के। क्वेश्चंस नोट कर लिए होंगे, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो अब हम लोग डिस्टेंस निकालने वाले हैं। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, क्या आया है क्या बच्चों, 7th मैक्सिमा माइनस 11th मिनिमा। तो ये आ जाएगा क्या, 7th मैक्सिमा क्या है 7 d लैम्डा बाय d माइनस 11th मिनिमा क्या आया है 21 d लैम्डा बाय 2d। तो ये एलसीएम आ गया 2d। ओके, तो क्या हो जाएगा 2d, तो 14 d लैम्डा माइनस ये हो जाएगा 1, इसका क्या हो 2d से 121 d लैम्डा बाय d लैम्डा। ठीक है, ओके। तो आ गया क्या, माइनस 721, हाँ 7 d लैम्डा बाय 2d। ये आ गया इनके बीच डिस्टेंस, ये हो गया हमारा डेल्टा एक्स मान लें, ये हो गया हमारा आंसर। यहाँ पे ना माइनस आया है इसलिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा है 7th लैम्डा और 7th मैक्सिमा और 11th मिनिमा। तो 7th मैक्सिमा नीचे रह गया और 11th मैक्सिमा ऊपर चला गया, तो नीचे माइनस ऊपर किए हैं। एक्चुअली होना क्या चाहिए था 11th मैक्सिमा माइनस 11th मिनिमा माइनस 7th मैक्सिमा। ठीक है, इसलिए नेगेटिव आया है। यहाँ पे नेगेटिव का कोई सिंबल नहीं है, ये आप कंसीडरेशन में ला सकते हैं कि 7th मैक्सिमा नीचे होगा और 11th मैक्सिमा ऊपर होगा, मतलब कम को ज़्यादा हम लॉस किए हैं ना। ठीक है, तो ये चीज़ इसलिए माइनस यहाँ पे आया। समझ में आ गया बच्चों। तो ये इस तरह का एक क्वेश्चन बन सकता है। अगला सवाल पे चलते हैं आगे, किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों। तो हम इसे मिटाते हैं, नोट कर लिया होगा होप आप सभी ने। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि डायग्राम जहां तक हम 2-4 को स्टार्टिंग के 2-4 क्वेश्चन में ही डायग्राम बनाना है। ठीक है, जब आप एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे ना, तो आप खुद ही बिना डायग्राम बनाए भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हम तो बिना डायग्राम बनाए भी ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। हाँ कर लेते होंगे, बट ज़्यादा दिन तक आपको आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट नहीं रहने वाला है। इसलिए प्लीज़ अपने टीचर्स का बात आप माने। ठीक है, स्टार्टिंग के 2-4-5 दिन में ही आपको डायग्राम बनाकर बनाना है क्वेश्चंस, फिर आप एज यूजुअल बनाइए, फिर लंबे समय तक लॉन्ग टाइम आपके पास रिमेम्बरेंस रहेगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों,
नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम इंटेंसिटी इन वाईडीएसई आई नॉट। क्वेश्चन दिया हुआ है, नोट करते हैं हम लोग क्वेश्चन। मैक्सिमम इंटेंसिटी इन वाईडीएसई इज आई नॉट। आई मैक्स का वैल्यू दिया है आई नॉट। फाइंड इंटेंसिटी, और इंटेंसिटी पूछा है, फाइंड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर। कहां पे पूछा है बच्चों? तो पहला फर्स्ट ए नंबर, द फेज डिफरेंस इज π/3। एक ऐसा पॉइंट जहां पे फेज डिफरेंस कितना हो, इज π/3। आप बनाना स्टार्ट कर दें। बी, पहला में फेज डिफरेंस देकर इंटेंसिटी पूछा है। दूसरा में द पाथ डिफरेंस इज λ/4। द पाथ डिफरेंस, इस बार पाथ डिफरेंस देकर इंटेंसिटी पूछा है। द पाथ डिफरेंस इज λ/4। 2 मिनट का समय आपको देते हैं, आप जल्दी से ट्राई करें, फिर हम कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, ट्राई करें। ओके बच्चों, ठीक है, होप कि आपने कर लिया होगा। तो एक चीज़ हम कॉन्सेप्ट बताए थे आई मैक्सिमम निकालने के लिए, कि आई का फॉर्मूला होता है 4I0 cos स्क्वायर 5/2, और ये होता था आई मैक्सिमम। अभी भी हम लोगों ने देखा था आई मैक्सिमम होता है क्या, 4I0, ठीक है, या 4I0 लिए थे इसलिए 4I। तो यहां पे क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ वाईडीएसई, जो आई है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो ये होता है आई मैक्सिमम इंटू कॉस स्क्वायर 5/2। तो इसका वैल्यू मतलब 4I का वैल्यू जो है यहाँ पे दिया है I0, मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला है इंटेंसिटी का वो है I = I0 कॉस स्क्वायर 5/2, और ये आई मैक्सिमम हो गया। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम सारे का सब जगह पे वैल्यू, कब, एक बार जब फेज π/3 हो तब, एक बार जब पाथ फेज निकालना होगा, पाथ डिफरेंस दिया है, फेज डिफरेंस, तो इस फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। क्योंकि जनरल फॉर्मूला क्या होता है, I = I मैक्सिमम कॉस स्क्वायर 5/2, ये जनरल फॉर्मूला हम लोगों ने अभी तक निकाल कर देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे आई मैक्सिमम कितना दिया है, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना दिया है, मैक्सिमम इंटेंसिटी I0 दिया है, तो आई मैक्सिमम का वैल्यू दिया है I0। तो ये फॉर्मूला है, और यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। पहला क्वेश्चन सॉल्यूशंस, इसके सॉल्यूशंस की ओर बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन में पहले द फेज डिफरेंस इज π/2। फेज डिफरेंस दिया हुआ है, इंटेंसिटी ए नंबर का, इंटेंसिटी at a point where phase difference is π/3, मतलब फाई का वैल्यू दिया है π/3। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, I0 cos स्क्वायर 5/2 होता है, तो ये हो जाएगा I0 cos स्क्वायर π/3, तो 2 × 3। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो इंटेंसिटी इक्वल टू हो जाएगा I0 cos स्क्वायर π/6, और π/6 मतलब कितना डिग्री,
30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री क्या होता है √3/2, तो ये क्या हो जाएगा I0 इंटू √3/2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा कितना बच्चों 3/4 I0। हमारा इंटेंसिटी पहला का आंसर क्या है, पहला का आंसर क्या आया 3/4 I0। I मैक्सिमम कितना है I0, इसका जहां पे π/3 होगा वहां पे 3/4 I0 हो जाएगा इंटेंसिटी। ठीक है, देख लिया आप। दूसरा द पाथ डिफरेंस इज λ/4। दूसरा जब पाथ डिफरेंस दिया हुआ है इसको मिटाऊं बच्चों, तो पाथ डिफरेंस दिया है तो वहां पे इंटेंसिटी निकला है। आराम से पाथ डिफरेंस से हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं और फेज डिफरेंस निकल जाएगा, इस फॉर्मूला पे हम रख देंगे, इंटेंसिटी आ जाएगा। ओके ठीक है। बी नंबर द पाथ डिफरेंस यहां पे हो जाएगा क्या इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, इंटेंसिटी एट ए पॉइंट where the path difference is λ/4। तो फेज डिफरेंस निकालना होगा पहले, तो फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन है, डेल्टा फाई इक्वल टू होता है क्या के डेल्टा एक्स, ये होता है फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में रिलेशन, राइट। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं डेल्टा फाई से के का वैल्यू 2π/λ और पाथ है कितना λ/4। तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, लैम्डा कैंसिल, 2 जा 4, तो हो गया क्या π/2, मतलब फेज कितना आया, फेज डिफरेंस कितना आया बच्चों π/2 का। अब इंटेंसिटी निकालना है, बड़े आसानी से इंटेंसिटी निकाल सकते हैं हम लोग ना। फिर से वही बात, I इक्वल टू क्या होगा I0 cos स्क्वायर एंड 5/2। ठीक है, तो I0 cos स्क्वायर और फाई का वैल्यू कितना है, तो π/2, 2 जा 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये cos 45 डिग्री, π/4 का मतलब 45 डिग्री और cos 45 डिग्री होता है 1/√2, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा I0 इंटू 1/√2 का स्क्वायर एंड दैट इज I0/2। आंसर आ गया। जहाँ पे पाथ डिफरेंस λ/4 होगा वहाँ पे इंटेंसिटी कितना हो जाएगा I0/2। ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए। होप कि हम लोगों ने ये क्वेश्चंस कर लिया। एक क्वेश्चंस और अलग टाइप का बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी में जरूर मिलेंगे, इसलिए हम जो भी अभी क्वेश्चंस करवा रहे हैं ना वो बोर्ड बेसिस का कर रहे हैं, हम एकदम से अभी तक टच नहीं किए हैं जेईई को और नीट को। ठीक है, ये सब बोर्ड बेसिस पर है और एनसीईआरटी में क्वेश्चंस हमें मिलेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, इसको मिटाओ, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चंस देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो भी हम समझते हैं बच्चों। ठीक है, बोर्ड लेवल चल रहा है और बोर्ड में इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आएगा, ये इस बात का गारंटी है, 100% गारंटी है, 110%, इससे बाहर नहीं पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है जो बोर्ड में पूछा जाएगा हमसे। ओके, अगर न्यूमेरिकल आया YDSE से तो यही इसी तरह का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो वो क्वेश्चंस है क्या, बाइक्रोमेटिक लाइट इज यूज इन YDSE। बाय का मतलब क्या है, बाय एक लैटिन वर्ड है और बाय का मतलब होता है दो, मोनो का मतलब वन। बाइक्रोमेटिक लाइट इज यूज्ड मतलब दो वेवलेंथ वाला लाइट को यूज किया गया है, इज यूज्ड इन YDSE। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में बाइक्रोमेटिक लाइट को यूज किया गया है, हैविंग वेवलेंथ, दो वेवलेंथ होगा, कौन कौन, हैविंग वेवलेंथ λ1 पहला दिया है 400 nm एंड λ2 का वैल्यू दिया है कितना बच्चों 700 nm। 700 nm, nm मतलब नैनोमीटर। फाइंड द मिनिमम ऑर्डर ऑफ फ्रिंज विड्थ।
find the minimum order of fringe width of find the minimum order of fringe width of lambda 1 which overlaps या coincide ओवरलैप या coincide मतलब मिल रहा है with bright fringe of lambda 2 with bright fringe of lambda 2 मतलब क्वेश्चन समझते हैं। बायक्रोमेटिक लाइट, दो वेवलेंथ का लाइट YDSE में यूज हो रहा है, यूज इन YDSE हैविंग वेवलेंथ लैम्डा क्या है 400 है और 700 में वेवलेंथ है। फाइंड द मिनिमम ऑर्डर ऑफ फ्रिंज विड्थ का वो मिनिमम ऑर्डर मतलब कम से कम ऑर्डर ऑफ लैम्डा 1 का वो मिनिमम ऑर्डर विच ओवरलैप्स विद ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 2 मतलब लैम्डा 1 का जो ब्राइट फ्रिंज हो और लैम्डा 2 का जो ब्राइट फ्रिंज हो वो कॉन्साइड करे तो लैम्डा 1 का वो मिनिमम फ्रिंज क्या होगा, कितना नंबर का होगा फ्रिंज। मतलब कोशिश करते हैं समझाने का। मान लो बच्चों की एक YDSE एक स्क्रीन है, ठीक है। अब लैम्डा 1 कितना दिया हुआ है 400 nm, ठीक है। तो इसके कारण आप लैम्डा 1 के कारण अपना खुद का इसका फ्रिंज विड्थ होगा, कितना होगा फ्रिंज विड्थ लैम्डा 1 के कारण, इसलिए बीटा 1 मानते हैं और ये होता है d लैम्डा बाय d, ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है और ये कांस्टेंट होता है, लैम्डा के चेंज होने पर ही ये चेंज होता है। तो पहले केस में जो आने वाला है वो क्या है, तो फ्रिंज विड्थ पहला अगर हो जाएगा तो ये क्या होगा d लैम्डा 1 बाय d। उसी तरह दूसरा फ्रिंज विड्थ क्या आने वाला है लैम्डा 2 आने है कितना 700 nm और इसके कारण जो फ्रिंज विड्थ आने वाला है वो आने वाला है क्या d लैम्डा 2 बाय d। ओके बच्चों, तो जब हम ध्यान से देखें फ्रिंज विड्थ किसका अधिक होगा, लैम्डा 1 के फॉर्मेशन वाला फ्रिंज का विड्थ अधिक होगा कि लैम्डा 2 वाला, तो हम पाते हैं कि लैम्डा 2 वाला है 700 और लैम्डा 1 है 400, तो 700 मतलब वेवलेंथ ज़्यादा है और जब वेवलेंथ लैम्डा 2 का ज़्यादा है तो फ्रिंज विड्थ 2 का ज़्यादा होगा फ्रिंज विड्थ 1 के कंपैरिजन में। मतलब अगर विड्थ चौड़ाई की बात करें तो फ्रिंज विड्थ जो होने वाला है बीटा 2 का मतलब सेकेंड वेवलेंथ का जो फ्रिंज विड्थ है वो पहले से लैम्डा 1 वाले वेवलेंथ का से विड्थ से ज़्यादा है, मतलब सेकेंड इसका 700 वाला जो फ्रिंज विड्थ है वो ज़्यादा है और फर्स्ट वेवलेंथ का जो फ्रिंज विड्थ है वो कम होने वाला है। ओके सी, इसको डायग्राम में हम समझने की कोशिश करते हैं किस तरह से, तो दो चीज़ बनाते हैं, दो डायग्राम हम, ठीक है। और ये मान लो सेंट्रल मैक्सिमा सेंट्रल है जहाँ से पाथ डिफरेंस दोनों का 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेते हैं लैम्डा 1 वाला और इसमें लेते हैं लैम्डा 2 वाला, मतलब यहाँ पे बीटा 1 की बात करेंगे और इसमें बीटा 2 की बात करेंगे। तो हम जान रहे हैं, देख पा रहे हैं क्या कि बीटा 2 जो है उसका विड्थ ज़्यादा बड़ा है बीटा 1 के कंपैरिजन में। मतलब ये जो फ्रिंज विड्थ बताने वाला है, पहला फ्रिंज विड्थ मान लो ये बीटा 1 का पहला फ्रिंज विड्थ यहाँ बनाने वाला है, ये बीटा 1 हो गया, फिर दूसरा भी यही बनाएगा, फिर तीसरा भी यही बनाएगा, फिर चौथा भी यही बनाएगा ना, एंड पांचवा भी इसी इतना डिस्टेंस पर। और बीटा 2 से जो फ्रिंज विड्थ है इसका फ्रिंज विड्थ कितना हो गया यहाँ से यहाँ बीटा 1, ठीक है। और दूसरा जो बनाने वाला है वो बीटा 1 से अधिक बनाने वाला है, कितना अधिक ये नहीं जानते लेकिन अधिक बनाने वाला है। मतलब बीटा 1 अगर बना रहा था इतना हाइट पे तो दूसरा बीटा 2 जो बनेगा वो थोड़ा सा ज़्यादा बनेगा यहाँ पे, तो यहाँ से यहाँ हो गया क्या बीटा 2,
बीटा 2। तो अगला भी फ्रिंज विड्थ भी यहीं बनाएगा कहीं पे, राइट। थोड़ा सा कम कर लेते हैं। फिर अगला भी बनाएगा यहीं पे इतना ही हाइट पर, यहां पे बनाने वाला है। फिर यहां से यहां तक हो गया बीटा 2, ठीक है। फिर अगला जो बनाएगा फिर वो कहां बनाएगा, यहां पे, ये हो जाएगा बीटा 3, बीटा 2 हो जाएगा यहां पे। तो देखो ध्यान से बच्चों, ये बीटा 1 कम, बीटा 1 कम कम कम, ये ज्यादा, इस तरह से बढ़ते बढ़ते यहां से यहां तक हो गया बीटा 1, फिर यहां से यहां तक हो गया बीटा 1, फिर यहां से यहां तक हो गया बीटा 1। तो ऐसे ये कम है और ये ज्यादा है, तो एक ऐसा हाइट आएगा जिस पर इसका बीटा मतलब ब्राइट फ्रिंज और इसका ब्राइट फ्रिंज क्या हो जाएगा, कोइंसाइड कर जाएगा। तो वो मिनिमम कितना नंबर का, जैसे यहां पे 1 2 3 4 नंबर का हुआ ऑर्डर, ठीक है। बीटा का फ्रिंज विड्थ का 4 चौथे ऑर्डर का, लैम्डा 1 से चौथे ऑर्डर का जो है वो कोइंसाइड कर रहा है इसके 1 2 3 तीसरे ऑर्डर से। तो इसका मिनिमम हो गया, जो कोइंसाइड कर रहा है वो फोर्थ हो गया ऑर्डर, फोर्थ नंबर का ब्राइट फ्रिंज, और इसका हो गया थर्ड नंबर का ब्राइट फ्रिंज, डायग्राम के अनुसार। लेकिन क्वेश्चन के अनुसार ये निकालना है। तो यही चीज करेंगे हम। क्या करेंगे, हम मान लेते हैं, नहीं जानते हैं कौन सा ऑर्डर कोइंसाइड कर रहा है, हम मान लेते हैं इसका n जो होगा बीटा 1, n नंबर को अगर एक बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हाइट आ जाएगा। उसी तरह इसका भी n2 नंबर मान लेते हैं, उसको बीटा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेम हाइट आ जाएगा। और हाइट तो दोनों का सेम है कोइंसाइड करने वाला, इसे दोनों को इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो हम करते हैं, ठीक ना। ये मानते हैं n1 नंबर ब्राइट फ्रिंज है और इसको मानते हैं n2 ब्राइट फ्रिंज है। इसका मतलब ये है कि फ्रॉम द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग n1 इंटू बीटा 1 इक्वल टू n2 इंटू बीटा 2, मतलब ये भी हाइट है, हाइट हो गया, टोटल हाइट लिख देते हैं, टोटल हाइट, और ये भी हो गया क्या, टोटल हाइट। तो क्या हो जाएगा, ये हो गया n1 बीटा 1 इक्वल टू n2 बीटा 1, इसलिए n1 बाय n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा 2 बाय बीटा 1, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को यहां लेकर हम बनाते हैं, जगह है, स्पेस है हमारे पास, ठीक है। तो n1 हुआ ऑर्डर, ठीक है, n1 बाय n2 इक्वल टू बीटा 1 कैलकुलेट करते हैं, फिर कि बीटा 2, ये बीटा 1 है, ये बीटा 2 कैलकुलेट करते हैं। बीटा 2 क्या हो जाएगा बच्चों, d लैम्डा 2 बाय d लैम्डा 2 बाय स्मॉल d बाय बीटा 1 क्या हो जाएगा, d लैम्डा 1 बाय d लैम्डा 1 बाय d। तो d से d कैंसिल और ये कैपिटल भी कैंसिल, तो n1 बाय n2 इक्वल टू आया लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, और लैम्डा 2 का वैल्यू क्या है, लैम्डा 2 है 700 nm, तो 700 nm बाय लैम्डा 1 कितना है बच्चों, लैम्डा 1 है 400 nm, तो 400 nm, ओके। तो nm से nm, नैनोमीटर कैंसिल, 00 कैंसिल, n1 बाय n2 का जो ऑर्डर आया वो आया क्या, 7/4। नाउ क्लियर हो गया। n1 मतलब बीटा 1 का, तो बीटा 1 मतलब लैम्डा 1 वाला वेवलेंथ का, तो लैम्डा 1 के कारण जो 7th ब्राइट फ्रिंज बनेगा, फिर से लैम्डा 1 के कारण जो 7th ब्राइट फ्रिंज बनेगा वो लैम्डा 2 के कारण 4th ब्राइट फ्रिंज तक बनेगा। मतलब 7th ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 1 और 4th ब्राइट फ्रिंज ऑफ लैम्डा 2, ये दोनों कोइंसाइड करने वाला है। तो इस तरह से आप इसे लैम्डा 1 से 7th ब्राइट फ्रिंज का हाइट निकालें और लैम्डा 2 से 4th ब्राइट फ्रिंज का हाइट निकालें, दोनों बराबर होने वाला है, दोनों कोइंसाइड करने वाला है,
ठीक है, मतलब n1 इक्वल टू 7 मीन्स n1 का कितना 7th ऑर्डर, और n1 क्या है λ1 का वेवलेंथ, मतलब λ1 वेवलेंथ का जो 7th ब्राइट फ्रिंज है वो λ2 के 4th ब्राइट फ्रिंज से कोइंसाइड करने वाला है, मतलब दोनों का हाइट सेम होने वाला है। ये मिनिमम ऑर्डर है, ये मिनिमम ऑर्डर है। इससे अगला कब करेगा, इससे आगे क्या करेगा, आगे भी तो ओवरलैप करेगा। वो कितना पे ओवर करने वाला है, तो 14 और नीचे 8, 14 n1 का 14 फ्रिंज, 14 मतलब 14th नंबर का फ्रिंज और n2 का 8th नंबर का फ्रिंज दोनों कोइंसाइड करने वाला है। फिर अगला क्या करने वाला है, अगला करने वाला है 21 और इस इधर क्या 12, मतलब 21th ब्राइट फ्रिंज ऑफ λ1 एंड 12th ब्राइट फ्रिंज ऑफ λ2, ये दोनों भी आपस में क्या करने वाला है, कोइंसाइड करने वाला है। तो क्वेश्चन पूछा है क्या बच्चों, मिनिमम ऑर्डर। मिनिमम ऑर्डर क्या है, इसका मिनिमम ऑर्डर 7/4 है, इसलिए अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, n1 का 7th ब्राइट फ्रिंज, 7th ब्राइट फ्रिंज एंड n2 का 11th नहीं 4th ब्राइट फ्रिंज विल ओवरलैप। आई थिंक नहीं दिख रहा होगा, कोई बात नहीं, हम दिखा देते हैं, ठीक है, ओवरलैप अब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा बड़े आराम से। हो गया बच्चों, नोट कर लिया, बोलो ना हाँ, अरे कर लिया ना, ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, और ये एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन इसका दिया हुआ है, तो आप एनसीईआरटी को भी देख लें, आपको मिल जाएगा। तो बच्चों हमारा ऑलमोस्ट 12th बोर्ड में जितना वाईडीएसई है, इंटरफेरेंस है, वो आज ख़त्म हो गया। नेक्स्ट आप बताएंगे मुझे जेई के लिए पढ़ाऊँ, नीट के लिए भी पढ़ाऊँ साइमल्टेनियसली, होप मुझे लगता है कि बोर्ड लेवल पढ़ा देते हैं ऐसे, और जो एक्स्ट्रा नीट के लिए है और जेई मेंस और एडवांस के लिए है, वो चीज़ें मैं अलग से वीडियो बना के नीट वालों के लिए और जेई वालों के लिए अलग से दे दूंगा। 4 लेक्चर में क्लियर है वेव ऑप्टिक्स, और हर एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो कुछ होमवर्क दे रहे हैं बच्चों, होमवर्क आप नोट करेंगे इस चैप्टर का, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स का आप होमवर्क नोट करेंगे, ठीक है। जो नया रिवाइज सिलेबस है उसी पे बेस्ट सब कुछ है हमारा, इसे मिटाऊं, और होमवर्क दे रहे हैं बच्चों, होमवर्क नोट करेंगे आप। होमवर्क है एनसीईआरटी, ठीक है, वेव ऑप्टिक्स पेज नंबर 383, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 10.1 से लेकर 10.7 तक, फिर 7th वाला हो गया, ब्रेस्टर्स लॉ नहीं है, हटा दिया गया है, इट्स अ नॉर्मल इंसिडेंट। 10.9 कॉमा एस्टिमेट विच इज ये भी वेवलेंथ 10.9 हो गया, ओके। ये होने के बाद एडिशनल कुछ है, एडिशनल को भी हम दिखाने की कोशिश करते हैं। एडिशनल को भी आप कर सकते हैं सॉल्व। एडिशनल है 10.11 कर सकते हैं आप, नहीं 10.11 नहीं कर सकते आप, 10.12 कर सकते हैं थ्योरी कॉर्पस्कल। 10.12 आप ट्राई करेंगे, 10.13,
ठीक है। 10.16 10.16 बस इतना ही, ठीक है। ये होमवर्क है आपका और आप इतना सा होमवर्क आज ही कर लेंगे या कल कर लेंगे, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बोर्ड वाले सब सारे बच्चे हैं पहले तो बोर्ड पढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे और डिफ्रैक्शन हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू।